अंश और प्रशांत का घर आमने सामने था। अंश के पिता जहाँ एक गरीब दूधिया थे, वहीं प्रशांत के पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। अंश जब प्रशांत के पास साइकिल, क्रिकेट बैट, वीडियो गेम जैसी चीजें देखता तो वो घर जाकर ये सब चीजें अपनी माँ से मांगता। माँ, मुझे एक वीडियो गेम दिलवा दो, प्रशांत के पास बहुत बड़ा वीडियो गेम है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक वीडियो गेम खरीद सकें। तुम्हारे पिता एक गरीब दूधिया हैं। वो प्रशांत के पापा की तरह सरकारी नौकर नहीं है। प्रशांत जब सड़क पर साइकिल चलाता तो अंश उसे दरवाजे पर बैठा देखता रहता। प्रशांत, थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए दे दो ना। घोंचू, अपनी शक्ल देखिए, इतनी महंगी साइकिल मैं तुझे चलाने को नहीं दूंगा। तू जाकर अपनी भैंस की सवारी कर। अंश और प्रशांत एक ही महीने नवंबर में पैदा हुए थे। प्रशांत के जन्मदिन पर प्रशांत के घर बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। अंश जब इस बार प्रशांत के जन्मदिन पर गया तो उसने देखा कि प्रशांत के घर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। प्रशांत चुपचाप अंश के पास आया और उसके कान में बोला, अंश घोंचू, तूने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है? तू मेहमान है, इसलिए तुझे एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा। मैं तो सारे मेहमानों के चले जाने के बाद भरपेट केक खाऊंगा। कुछ दिनों बाद अंश का बर्थडे आया। अंश अपनी माँ से जिद करने लगा कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेटी केक लाया जाए। माँ, प्रशांत के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी उतना ही बड़ा केक लेकर आओ जाओ। बेटा, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अंश अपनी माँ से नाराज होकर केक की दुकान के सामने चला गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, अंश के पास आया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम? मेरे सामने रहने वाले प्रशांत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कहती है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अजनबी आदमी ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक सुंदर सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकते हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा और कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी इसको खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी। लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर काट कर ही बांटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे जो सच हो जाएगी। अंश उस अजनबी के द्वारा दिया गया केक लेकर अपने घर पहुंचा। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक अजनबी ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी माँ। उस रात अंश ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। अंश ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरे बेटे को एक अच्छी साइकिल मिले। अगले दिन अंश के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन हुआ जिसमें अंश की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला।
इसमें अंश को एक सुंदर साइकिल दी गई। अंश साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, आपकी दुआ सच हो गई। अब प्रशांत जब साइकिल चलाता तो अंश भी अपनी साइकिल लेकर रोड पर आ जाता। घांचो, तेरे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है जिसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो जो दुआ देता है वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। प्रशांत ने सारी बात जाकर अपने मम्मी पापा को बता दी। प्रशांत के पिता एक रिश्वतखोर लालची सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो केक उन्हें मिल जाए तो फिर वो मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रशांत के पापा ने कुछ चोरों को रुपए दिए और अंश के घर रात में डाका डलवा दिया। चोरों ने अंश और उसके माता पिता के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जादुई केक चुरा कर ले गए। अब हमारे पास जादुई केक है। प्रशांत की माँ, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा, फिर तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। प्रशांत के परिवार को नहीं पता था कि जादुई केक सिर्फ जन्मदिन वाले दिन काटना चाहिए, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलती है और वो सच हो जाती है। प्रशांत के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। अब जल्दी से दुआ बोलो। आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूधिया बन जाएं। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही प्रशांत के पापा के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में प्रशांत के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद प्रशांत का परिवार अंश के परिवार की तरह गरीब हो गया। प्रशांत के मामा एक भैंस लेकर प्रशांत के घर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध का काम धंधा कर लो, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी। प्रशांत का परिवार रोते हुए भैंस लेकर अंश के घर पहुंचा। अंश, हमने तुम्हारे जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। अंकल, ये केक सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटा जाता है, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। तब प्रशांत और प्रशांत के पिता को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई गई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। नीना के बर्थडे की सुबह उसकी माँ और बाबा मिलकर उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आए। शाम को घर सजा था और बस अब केक आने की देरी थी। दोनों माता पिता नीना को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर बाजार से केक और समोसा लाने गए। नीना इंतजार कर रही थी पर उसके माता पिता कभी वापस नहीं आए। उन दोनों की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तुम्हारे भाई बहन तो मर गए और इस लड़की को हमारे पल्ले छोड़ गए। इतनी महंगाई है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? नीना को मजबूरन अपनी चाची के घर में रहना पड़ा। उसकी चाची ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया और उसे घर में काम करने बैठा दिया। देख नीना, तू मेरे घर का सारा काम करेगी, उसके बदले में खाना और सोने के लिए ये किचन मिल जाएगा तुझे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। जी चाची, मैं काम कर लूंगी चाची। नीना की चाची और उसकी बेटी स्वाति मिलकर नीना का जीना हराम कर दिया था। ठीक 1 साल बाद नीना का बर्थडे फिर आता है और वो अपने बर्थडे की ड्रेस को पकड़कर रोते हुए सो जाती है। दूसरी सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो ड्रेस उसके हाथों में चुभ रही थी। उसने अच्छे से देखा तो वो ड्रेस हीरे की बन चुकी थी। चाची, मुझे एक चीज सिखानी है आपको। नीना के चाचा उससे प्यार तो करते थे पर अपनी बीवी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। नीना का उस घर में बस वही एक सहारा थे। बेटा, ये तो हीरा है, पूरा ड्रेस हीरे का है। हाँ, अब मैं क्या करूं इसका?
इसको अपने चाची से छुपा के रखना। भैया और भाभी की एक ही निशानी है तुम्हारे पास। जी चाचू। नीना रात रात को चुपके से वो ड्रेस पहनकर अपने आप को देखती थी आईने में। एक रात उसने देखा उसकी रजाई में एक बड़ा सा छेद है। काश मुझे एक नई रजाई मिल जाती। इस छेद की वजह से रात भर ठंड लगती रहती है। जैसे ही नीना ने ऐसा कहा, वो रजाई धीरे से चमकती हुई एक नई रजाई में बदल गई। नीना खुश हो जाती है और अपनी ड्रेस को फिर से छुपाकर सो जाती है। दूसरी सुबह, ए लड़की उठ उठ जल्दी। जी चाची, मैं उठ गई। सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई ये रजाई? मैंने चोरी नहीं की चाची, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक चोर को पाल कर रखा है मैंने। गांव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पर चाची, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये इतनी सुंदर और नई रजाई तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप देकर गए हैं? चाची, माँ बाबा के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप। जुबान लड़ाती है। वो जो धोने को कपड़े निकाले हैं वो खुद धुल जाएंगे। जा काम कर अपना। नीना को दिन भर काम करने के बाद चाची उसे रात को गेहूं पीसने दे देती है और खुद आराम से सो जाती है। दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, ऊपर से रात को भी चाची काम दे देती हैं। नीना उदास होकर गेहूं पीस रही थी कि उसे हीरे के ड्रेस की खनखनाहट सुनाई दी और उसे याद आया कि उसके पास वो जादुई हीरे की ड्रेस है। अच्छा हाँ, मैं तो उस ड्रेस की जादू से भी कर सकती हूँ ये सारे काम। नीना ड्रेस पहनती है और झट से सारा गेहूं खुद पिस जाता है। नीना उठ, तुझे बोला था ना सारा गेहूं पीस देना। यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है कामचोर। पर चाची, गेहूं तो पीस लिया सारा। क्या? हाँ, वो देखिए। चाची सारे पिसे हुए गेहूं को देखकर चौंक जाती है। धीरे धीरे नीना की जिंदगी अब काफी आसान हो जाती है। जब भी चाची कुछ काम देती तो नीना चुपके से अपने हीरे का ड्रेस पहनती और झट से काम कर लेती। एक दिन चाची और उसकी बेटी मिलकर बातें कर रहे थे। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की सारा का सारा काम टाइम पर कैसे खत्म कर लेती है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से बड़ी खुश रहती है। चाहे जितना भी काम दे दो उसे, मुस्कुराते हुए मान जाती है। जितना काम हम उसको देते हैं उतना तो कोई रोबोट भी ना कर पाए आसानी से। ये कैसे कर लेती है? इस पर नजर रखनी पड़ेगी बेटी। माँ बेटी मिलकर नीना पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं। चाची नीना को बहुत सारा काम देकर आधी रात तक उसके बगल में बैठी रहती है। जैसे ही चाची की आंख लगती है, नीना अपने हीरे का ड्रेस निकालकर सारा काम खत्म कर लेती है। पर अचानक वहाँ स्वाति आ जाती है। माँ उठो, माँ देखो, इसके पास ये जादुई ड्रेस है। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि इतना सारा काम कैसे कर लेती है तू। ला दे मुझे। नहीं, ये मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है। माँ, ये तो हीरे लगे हुए हैं इसमें। साली एहसान फरामोश, मैं 1 साल से तुझे पाल रही हूँ। तेरे सारे खर्चे खुद के पैसों से कर रही हूँ और सारे हीरे खुद के लिए रख रही है तू। अब तो ये ड्रेस मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं, प्लीज प्लीज चाची, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही चाची नीना का ड्रेस छीनने आती है, सारे हीरे कांच में बदल जाते हैं और चाची के हाथों में चुभ जाते हैं। हाय, कितना दर्द हो रहा है। स्वाति, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? छीन ले उसकी ड्रेस। स्वाति भी अपनी माँ की तरह नीना के बदन से ड्रेस उतारने जाती है तो हीरे कांच बनकर उसके पूरे शरीर में चुभ जाते हैं। माँ, मुझे भी लग गई। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। इसको गिरा देते हैं इस ड्रेस के ऊपर, सारे कांच चुभकर मर जाएगी, फिर ये ड्रेस हमारा। चाची और स्वाति मिलकर नीना को गिराने आते हैं, पर नीना जब वो ड्रेस पहने हुए गिरती है तो उसके लिए वो ड्रेस बिल्कुल रुई सी मुलायम बन जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आज हीरे के लिए आप मेरी जान भी लेने को तैयार हो। अरे नहीं नहीं बेटी, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी तुम?
हम तो तुम्हारे माता पिता की समान हैं। रह जाओ तुम यहाँ, बस बीच बीच में थोड़े हीरे देते रहना। नीना गुस्से में अपना सारा सामान और हीरे का ड्रेस पैक करके घर से निकल जाती है। अपने ड्रेस से छोटे छोटे हीरे निकालकर वो खुद के लिए एक घर खरीद लेती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है शहर में। नीना अपनी चाची और उसकी दुष्ट बेटी से दूर अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी बिताती है।